सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले वीडियोस में अपन 14 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियोस में अपन ने किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव की गणना कैसे की जाती है वो अपन देख चुके थे। साथ ही अपन ने देखा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल विभव में क्या संबंध है और सेल विभव का साम्य स्थिरांक के साथ क्या संबंध है, वो भी अपन पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज अपन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं नेर्नस्ट इक्वेशन। नेर्नस्ट समीकरण जिसको बोला जाता है, यह समीकरण सीधा भी एग्जाम में पूछते हैं और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, जो इलेक्ट्रोड विभव अपन ने देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके मान दो राशियों पर मुख्यतः निर्भर करते हैं। एक है सांद्रता और दूसरा है तापमान। सांद्रता किसकी? अपने इलेक्ट्रोडों में देखा कि किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों के विलयन में डुबोया रहता है, तो उस आयनों की सांद्रता कितनी है उस पर इलेक्ट्रोड विभव का मान निर्भर करता है। और दूसरा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा, वो है तापमान। तो यहां पर नेर्नस्ट समीकरण क्या बताता है कि इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव पर सांद्रता व तापमान के प्रभाव को दर्शाने वाला समीकरण क्या कहलाता है? नेर्नस्ट समीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव पर सांद्रता व तापमान के प्रभाव को दर्शाने वाला समीकरण नेर्नस्ट समीकरण कहलाता है। अब ये नेर्नस्ट समीकरण है क्या? देखिएगा, एक समीकरण लिख रहा हूं मैं, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के। ये एक समीकरण है जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में संबंध को दर्शाता है। इसमें डेल जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और डेल जी नॉट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। आर है गैस स्थिरांक, टी है परम ताप और के है यहां पर साम्य स्थिरांक। के साम्य स्थिरांक अपन बोलते हैं। अब देखिए, इफ के
अगर देखिए पहले अपन देखें साम्य स्थिरांक क्या है। सबसे पहले जैसे मैं कोई एक सामान्य समीकरण ले लूं, a1a प्लस a2b से बना c1d प्लस c2c, कोई समीकरण ऐसे ही मैंने ले लिया। a और b आपस में क्रिया करके d और c बना रहे हैं। तो जैसा अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, द्रव्य क्रियानुपाती के नियम के अनुसार या गुलबर्ग-वागे के नियमानुसार साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा, k बराबर उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, ये साम्य स्थिरांक होता है। अब इस साम्य स्थिरांक में ये जितने भी घटक हैं, इन घटकों की सांद्रताएं अगर इकाई हों तो इस k का मान है वो स्थिर हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। और k का मान अगर स्थिर है, अगर k बराबर स्थिरांक, ये स्थिरांक राशि है, तो अपन जानते हैं यहां स्थिरांक राशि भी कितनी, 1 है। जो साम्य स्थिरांक है उसका मान अगर 1 है, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद सभी की सांद्रताओं या सक्रिय द्रव्यमानों का जो मान है वो अगर 1 है, तो k का मान क्या जाएगा, साम्य स्थिरांक का मान क्या जाएगा, 1, और log a का मान 0, तो क्या हो जाएगा, RT log k बराबर 0 हो जाएगा और डेल g बराबर डेल g नोट हो जाता है कि नहीं। इस समीकरण से लिख सकते हैं अपन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का मान इकाई है, तो उस अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को ही मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि अपन ने पिछले वीडियो में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल विभव के मध्य संबंध देखा, डेल जी बराबर -NFE और डेल जी नॉट बराबर -NFE नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं। पिछले वीडियो में अपन ने यह संबंध देखा था। यहां n क्या है, जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, तो उस दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या ये n दर्शाता है। F फैराडे स्थिरांक जिसका मान कितना है, 96,500 कूलाम है। E है सेल विभव और यहां E नॉट है मानक सेल विभव। इन दोनों के मान इस समीकरण में रख दूं तो आ जाता है -NFE बराबर -NFE नॉट प्लस RT log K, लिख सकते हैं कि नहीं। पूरे समीकरण को, संपूर्ण समीकरण को नेगेटिव से गुणा कर दें, गुणा करने पर ये माइनस हट जाएगा, बचेगा NFE, ये माइनस बैठ जाएगा, इधर आएगा NFE नॉट माइनस RT log K, इस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इस पूरे समीकरण में NF का भाग दे दूं, तो NF का भाग देंगे तो ये NF यहां से हट जाएगा, बचेगा सिर्फ E बराबर, इसमें NF का भाग दिया, बचा E नॉट, ये हो गया माइनस RT बटा NF log K। आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखो, ये जो log है इसका आधार है E
और अपन जानते हैं, अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, log E बराबर 2.303 log टू द बेस 10, 10 के आधार वाले log में परिवर्तित करेंगे तो ये मान रख देंगे। तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF log टू द बेस 10 के। ये जो समीकरण आपके पास आया है, ये समीकरण, इस समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। क्लियर? ये नर्नस्ट का एक समीकरण है। देखिए आगे अपन और पढ़ते हैं कि नर्नस्ट का समीकरण अपन और दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये जो समीकरण आया आपके सामने, इसमें मैं साम्य स्थिरांक का मान रख दूं, ये वाला, तो समीकरण हो जाता है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF log टू द बेस 10, ऊपर है उत्पाद D का घातांक C1, C का घातांक C2 बटा A का घातांक A1 और B का घातांक A2। लिख सकते हैं ऐसा, है कि नहीं? अब देखो E क्या है, यह समीकरण इलेक्ट्रोड के लिए भी हो सकता है और सेल के लिए भी हो सकता है। अगर यह समीकरण इलेक्ट्रोड के लिए है तो E है इलेक्ट्रोड विभव और E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और अगर यह समीकरण सेल के लिए है तो E है सेल विभव और E0 है मानक सेल विभव। क्लियर? यहां R क्या है? गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक है, और गैस स्थिरांक का मान कितना होता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। T क्या है? परम ताप है, और इसका मान यहां पर है 298 केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य ताप की बात कर रहे हैं। N क्या है? सेल अभिक्रिया या इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। क्लियर? और F है फैराडे स्थिरांक, और एक फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। ये अपन ने पिछले वीडियोज में निकाला भी था कि एक फैराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, जो 96,500 कूलाम के बराबर आता है। तो देखिए R का मान है आपके पास, T का मान है आपके पास, और F का मान है आपके पास। R का मान, T का मान और F का मान आपके पास है। तीनों के मान रखकर जब अपन हल कर लेते हैं तो आपके पास मान प्राप्त होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटा N log टू द बेस 10 D का घात C1, C का घात C2 बटा A का घात A1 और B का घात A2। मतलब ये साम्य स्थिरांक का मान अपन ने अभी लिखा। ये जो समीकरण आ गया इसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। नर्नस्ट समीकरण। क्लियर है चीज? नर्नस्ट समीकरण, इसमें जो इलेक्ट्रोड या सेल विभव का मान देखिए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रोडों में जो आपने विलयन लिया है
उसकी सांद्रता कितनी है उस पर इस E का मान निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव का मान निर्भर करेगा। तो ये है आपके सामने क्या है, नरनस्ट समीकरण। अब नरनस्ट समीकरण में एक जो बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की है वो देखिएगा क्या है। यहां पे जो आप लॉग के बाद सम्य स्थिरांक का मान लिखते हैं, इसमें जो सांद्रताएं प्रयुक्त होती हैं उसके लिए मैं कुछ यहां पे विशेष बातें लिख रहा हूं कि जो ठोस हैं, ठोसों के लिए सांद्रताओं के मान हमेशा क्या होते हैं, एक होता है, इकाई होता है। अगर कोई घटक ठोस अवस्था में है तो उसकी सांद्रता को अपन क्या मानेंगे, एक मानेंगे। क्लियर है। अगर मान लो कोई घटक द्रव है या गैस है, तो अगर गैस है तो उसकी सांद्रता की जगह अपन क्या लेंगे, दाब अगर एक बार है तो वो एक इकाई हो जाता है। और अगर विलयन के रूप में है, मतलब द्रव है, तो अगर 1 मोलर विलयन है तो उसकी सांद्रता को अपन इकाई मानेंगे। ठोस के लिए अगर ठोस प्रावस्था है तो उसके लिए सांद्रता के मान हमेशा 1 होगा, ध्यान रखिएगा। गैस के लिए कब होगा, जब उसका दाब 1 बार होगा। और द्रव के लिए या विलयन के लिए सांद्रता का मान 1 कब होगा, जब उसकी सक्रिय द्रव्यमान का मान या सांद्रता का मान 1 मोलर होगा, तब ये 1 होगा। क्लियर है नई चीज। अब देखिएगा, नरनस्ट समीकरण का अपन उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग के लिए अपन गैल्वेनिक सेल का उदाहरण लेकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरनस्ट समीकरण की सहायता से आप इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी कर सकते हैं और सेल विभव की गणना भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ नरनस्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ नरनस्ट इक्वेशन। नरनस्ट समीकरण के अनुप्रयोग, और इसमें अपन उदाहरण लेके चलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल के लिए देखिएगा, डेनियल सेल के लिए अपन पहले इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है। तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, कॉपर का अपचयन होता है। क्लियर है, ये समीकरण आपके पास है। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। चूंकि हर इलेक्ट्रोड पर धातु और उसके आयनों के मध्य साम्य स्थापित रहता है, एनोड पर भी और कैथोड पर भी साम्य स्थापित रहता है। क्लियर। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर अपन सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, सेल अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिंक ठोस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, क्या बना, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर ठोस। ये आपके पास सेल अभिक्रिया आ जाती है। और यहां पर जो देखने वाली बात है वो क्या है,
देखिए एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले जो कैथोड पर जाकर कॉपर को अपचयित कर रहे हैं। मतलब इस अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या का मान कितना आया? 2। मतलब नर्नस समीकरण अगर इसके लिए अपन लिखेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अपन इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस समीकरण लिखेंगे, फिर सेल के लिए नर्नस समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं नर्नस समीकरण लिख रहा हूं इलेक्ट्रोडों के लिए। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी है, जो अपन ने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा और इलेक्ट्रोड विभव में अपन ने विद्युत रासायनिक सारणी भी देखी, तो अपन ने क्या देखा कि प्रत्येक तत्व के लिए सेल विभव का मान अपचयन विभव के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने उस समय भी आपको बताया था कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोड के लिए सिर्फ मानक इलेक्ट्रोड विभव शब्द काम में लिया गया है, इसका मतलब वो कौन सा विभव है? मानक अपचयन विभव है। तो किसी इलेक्ट्रोड के लिए जो अपन विभव लिखेंगे तो उसके अपचयन विभव के रूप में उसको लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रोडों के लिए देखिए एनोड पर चूंकि ऑक्सीकरण होता है, लेकिन विभव के लिए अपन अपचयन विभव ही काम में लेंगे, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो। तो एनोड पर विभव लिखने के लिए जिंक का अपचयन लिख रहे हैं। अब इसके लिए देखिएगा नर्नस समीकरण लिख रहा हूं एनोड के लिए। यहां पे आ जाते हैं अपन EZn2 प्लस जिंक बराबर E0 Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10। साम्य स्थिरांक देखिएगा, ऊपर क्या आएगा? जिंक ठोस और नीचे क्या आएगा? जिंक 2 प्लस आयनों की सांद्रता आती है। क्लियर है? अब चूंकि जिंक ठोस के लिए सांद्रता का मान क्या हो गया? Zn ठोस 1। जिंक ठोस के लिए सांद्रता का मान इकाई हो जाता है। अभी अपन ने देखा कि ठोस की सांद्रता को हमेशा 1 माना जाता है। तो EZn2 प्लस Zn बराबर E0 Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10 1 बटा Zn2 प्लस। ये आ गया एनोड के लिए नर्नस्ट समीकरण, अपन आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए कैथोड के लिए क्या करेंगे? वही अपचयन के रूप में ही अपन अभिक्रिया लेंगे। तो कैथोड पर Cu2 प्लस का अपचयन होता है और Cu ठोस बनता है। ये कैथोड के लिए अपन लिखेंगे। एनोड लो चाहे कैथोड लो, अपचयन विभव के रूप में ही वो लिया जाता है। तो इसके लिए नर्नस समीकरण लिखें ECu2 प्लस Cu। देखिए मैं अपचयन विभव लिख रहा हूं, पहले धनायन लिख रहा हूं फिर धातु परमाणु लिख रहा हूं। मतलब धनायन से धातु परमाणु बनेगा तब क्या होगा? अपचयन होगा। बराबर E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10। ऊपर क्या आएगा? Cu ठोस और नीचे क्या आएगा? Cu2 प्लस। इस समीकरण के आधार पर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये साम्य है और यहां पर ये साम्य है। एनोड पर ये साम्य होता है, कैथोड पर ये साम्य होता है, और अपन विभव के लिए अपचयन विभव के रूप में दोनों ले रहे हैं। अब चूंकि कॉपर ठोस की सांद्रता 1 है तो ECu2 प्लस Cu बराबर ECu2 प्लस Cu यहां नॉट माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10 1 बटा Cu2 प्लस। तो ये अपन कैथोड के लिए नर्नस्ट समीकरण यहां लिख सकते हैं।
तो अगर मान लो एनोड और कैथोड के विभवों की गणना आपको करनी है, तो जैसे जिंक के लिए मानक अपचयन विभव आपको दे दिया जाए और जिंक की सांद्रता आपको दे दिया जाए, तो इन दोनों के मान रखकर आप जिंक के विभव की गणना कर सकते हैं। वैसे ही कॉपर के लिए भी कर सकते हैं। कॉपर का मानक अपचयन विभव आपको दे दिया जाए और कॉपर आयन की सांद्रता आपको दे दी जाए, तो कॉपर के विभव की गणना आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोडों के लिए अपन नरनस्ट समीकरण लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोडों के लिए। अब सेल के लिए देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रोडों के लिए था, अब मैं सेल के लिए लिखूंगा। देखिएगा, सेल के विभव की गणना कैसे की जाती है? सेल के विभव की गणना करते हैं कैथोड और एनोड के विभवों में अंतर लेकर सेल के विभव की गणना करते हैं। देखिएगा, दूसरा, सेल के लिए, और सेल के लिए अपन जानते हैं ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मानक सेल के लिए ई सेल नॉट ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड, और यहां नोट लगा देते हैं। सेल के लिए यही होगा, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, और दोनों विभव मैं फिर दोहरा रहा हूं अपचयन विभव के रूप में लेंगे। ये मानक सेल विभव तो यहां लिया कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। क्लियर है? अब चूंकि डैनियल सेल के लिए एनोड और कैथोड क्या हैं? ई कैथोड क्या है? ECU2 प्लस Cu, और ई एनोड क्या है? EZN2 प्लस Zn। ई नॉट कैथोड क्या है? ई नॉट Cu2 प्लस Cu, और ई नॉट कैथोड एनोड क्या है? वही जिंक का इलेक्ट्रोड ई नॉट Zn2 प्लस Zn। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए, ये मान रखें ई सेल क्या? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है? ECU माइनस EZn। ECU का मान तो यहां पे ये रहा, और EZn का मान ये रहा। तो देखिएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ECU2 प्लस Cu ठोस। ये कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव हो गया, माइनस EZn2 प्लस Zn ठोस, ये एनोड के लिए अपचयन विभव हो गया। इसका मान इस समीकरण से, इसका मान इस समीकरण से यहां अगर लिख दूं तो आ जाता है ई नॉट Cu2 प्लस Cu ठोस माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10 1 बटा Cu2 प्लस की सांद्रता। आ गया कि नहीं? अब ये माइनस का चिन्ह, माइनस इस जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव इस समीकरण से लिखूंगा, ई नॉट Zn2 प्लस Zn ठोस माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10 1 बटा Zn2 प्लस। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। क्लियर है चीज? ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ई नॉट
Cu2 प्लस Cu ठोस, ये वाली राशि, ये चूंकि माइनस की हो गई तो माइनस E0 Zn2 प्लस Zn लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, मैं इधर इसको मिटा देता हूं, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। अब देखिए इन दोनों का हो गया काम, ये प्लस का मान है, ये माइनस का है, तो माइनस वाले को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 0.0591 बटा 2, ये है माइनस वाला, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, log टू द बेस 10 1 बटा Cu2 प्लस, ये माइनस वाला रह गया, और चूंकि ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला यूं रहेगा, माइनस log टू द बेस 10 1 बटा Zn2 प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस वाले में से माइनस का घट गया। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, और ये चूंकि ये राशि माइनस की है तो मैंने कॉमन क्या लिया, माइनस वाली 0.0591 बटा 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब चूंकि ये पूरी राशि माइनस की है तो पहले log 1 बटा Cu2 प्लस आएगा, और फिर ये आएगा माइनस log 1 बटा Zn प्लस। देखिए ये क्या चीज है, ये है यहां पर मानक सेल विभव, ये वाला, तो मैं यो लिख दूं, क्योंकि देखिए मानक आ गया कि नहीं यहां पे, और ये क्या है कैथोड और ये है एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड क्या हो गया, सेल के लिए विभव का मान हो गया, और चूंकि दोनों ही मानक अवस्था में तो ये मानक आ गया, माइनस 0.0591 बटा 2, और ये हो जाएगा log टू द बेस 10 1 बटा Cu, और बट्टा में 1 बटा Zn, तो Zn कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, Zn2 प्लस बटा Cu2 प्लस, और इसको मैं यो भी लिख दूं, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10 Zn2 प्लस बटा Cu2 प्लस, ये आपके पास समीकरण आ जाता है। सिंपल है समीकरण, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जिंक क्या है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, धनायन के रूप में प्राप्त होता है, Cu2 प्लस अभिकारक के रूप में जिसका अपचयन होकर कॉपर ठोस प्राप्त होता है। तो ये नरनष्ट समीकरण आ गया। डेनियल सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए आ गया कि नहीं। अब देखो इसमें E0 सेल क्या है, कॉपर के मानक अपचयन विभव में से जिंक का मानक अपचयन विभव अपन घटा देते हैं, तो जो सेल का विभव आता है वो इस तरह से आता है, ई सेल बराबर 1.10, जो कि इस डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान है, माइनस 0.0591 बटा 2 log टू द बेस 10, ऊपर आएगा जिंक 2 प्लस और नीचे आएगा Cu2 प्लस। ये लो, और भी ज्यादा आसान हो गया। अब इस ई सेल का मान सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, जिंक और कॉपर आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अगर आपके पास जिंक की और कॉपर आयनों की सांद्रताएं हैं तो आप इस ई सेल की गणना कर सकते हैं। और अगर मान लो जिंक और कॉपर आयनों की सांद्रताओं के मान इकाई हैं, जिंक आयन की सांद्रता का मान भी 1 मोलर है और कॉपर आयन की सांद्रता का मान भी 1 मोलर है, तो 1/1 तो 1 हो गया, log 1 का मान 0, तो ये राशि सारी 0 हो गई और ई सेल बराबर E0 सेल हो गया। यही तो अपन पहले से कहते आए हैं कि अगर किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों में जो विलयन उपस्थित हैं उनकी सांद्रताओं के मान अगर इकाई हैं तो सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। क्लियर है। तो नरनष्ट समीकरण की सहायता से आप इलेक्ट्रोड के विभव की गणना भी कर सकते हैं, सेल के विभव की गणना भी कर सकते हैं।
सिर्फ नर्नर समीकरण भी पूछा जा सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो अपन कुछ यूनिट्स या कुछ वीडियोस इसकी प्रॉब्लम्स के लिए रखेंगे, जिसमें पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन शामिल करेंगे। तो ये था नर्नर समीकरण, उसके एप्लीकेशंस। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और परिवारजनों का ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।